नमस्कार दोस्तों, चलिए आते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे हमारे। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स थे। दैट इज़ वाई मैंने तीनों को एक वीडियो में क्लब कर दिया एंड दिस विल बी अ फाइनल वीडियो ऑफ द इकोलॉजी प्लेलिस्ट। इकोलॉजी प्लेलिस्ट का ये फाइनल वीडियो होगा एंड इसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे चलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन पे चलेंगे, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का तो दो तीन या मैक्सिमम एक या दो ही बस वीडियो बनेगा। ओके, एंड फिर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पॉलिटी एंड फिर हम लोग लास्ट में आएंगे इकोनॉमिक्स पे। ओके, तो फिलहाल आप लोग एनवायरनमेंट का ये प्लेस एंजॉय कीजिए। लास्ट वीडियो है इसको, अगर आप लोगों ने बाकी सब नहीं देखा होगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ज्योग्राफी प्लेलिस्ट सबसे पहले खत्म हो चुका था, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। हिस्ट्री प्लेलिस्ट उसके बाद खत्म किया गया था, अब ये इकोलॉजी प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है, तो हम लोग इसको भी फिनिश करते हैं आज। ओके, चलिए अच्छा है, छोटे में फटाक से ख़त्म हो जाएगा। एंड जो भी अगर छोटे मोटे अगर कुछ भी टॉपिक्स अगर बच गए हो तो आप लोग प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब मैं उसका अलग से वीडियो, जैसे इसमें तीन टॉपिक्स को मैं क्लब करके ले रहा हूँ वैसे उनको भी क्लब करके ले लूँगा। ओके, एंड प्लीज़ इग्नोर द वॉइस जो बाहर पीछे कुत्तों की आवाज़ आ रही है। पता नहीं क्यों आजकल मेरे एरिया में कुत्ते बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा चिल्लाहट मचाते हैं जब मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो शायद इन लोग को कोई विपक्षी पार्टी घूस दे रही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हम लोगों ने डीएनए में तो कई बार इसको पढ़ा हुआ है, डीएनए में काफ़ी बार इसको पढ़ा हुआ है। आज इसको प्लेलिस्ट में इंकॉर्पोरेट करके पढ़ रहे हैं। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ये क्या है? ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इनिशियली ये इंडिपेंडेंट नहीं था, ये भी मैंने बताया था उसमें कि शुरू में इसको वर्ल्ड बैंक के अधीन बनाया गया था। फिर बाद में जब आपका रियो समिट होता है, आपका जो अर्थ समिट जिसकी बात हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में किया, उसके बाद इसको जीएफ को, जो आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, उसको वर्ल्ड बैंक के स्ट्रक्चर से निकाल के एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। बट इट इज जस्ट फॉर द नेम, नेम से के लिए ही है। एक्चुअली में अभी भी इसका जो हेडक्वार्टर है वो वर्ल्ड बैंक में ही है। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में ही इसका हेडक्वार्टर है और सब कुछ वर्ल्ड बैंक ही इसका ट्रस्टी की तरह काम भी करता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के अधीन अभी भी है, बट फिर भी इट इज सेड कि इट इज एन इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सब उल्लू बनाने का तरीका है। ओके, इसको सेटअप तो 1991 में किया गया था, जस्ट बिफोर द आपका रियो समिट। और जैसे रियो समिट खत्म हुआ तो इसको फिर क्या बोलते हैं वहां से निकाल के एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके फोकल एरियाज किसके किसके पे उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी, सेकंड है क्लाइमेट चेंज, थर्ड इंटरनेशनल वाटर्स, फोर्थ है ओजोन डिप्लीशन, फिफ्थ है लैंड डिग्रेडेशन और सिक्स लास्ट है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो कि पीओपी जिसको शॉर्ट में आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सिक्स फोकल डेजिग्नेटेड एरिया जहाँ जिसपे इसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। अभी राइट नाउ देखा जाए तो 200 से ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये पुराना आंकड़ा है, 200 से ज़्यादा इसके इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स वगैरह ऑल ओवर द वर्ल्ड चल ही रहे हैं। ओके, अगर फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात की जाए किसके किसके लिए हेल्प करता है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो आपका रियो समिट हुआ था, रियो समिट में से तीन आपके आउटकम्स होते हैं, UNFCCC, UNCBD और लास्टली आता है UNCCD। ये तीनों को भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इन तीनों के अधीन अगर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह चलाया जा रहा है, कोई भी बड़ा काम वगैरह लिया जा रहा है, तो उसके अंदर फंडिंग का मैकेनिज्म में इसको पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है। इसका मतलब क्या वो बता देता हूँ कि सपोज कीजिए कि यूएनसीबीडी के अधीन आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। ठीक है, आपका बर्ड काउंटिंग वगैरह का कुछ काम करो। ठीक है, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को करने के लिए या फिर डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए आप कुछ क्या बोलते हैं वाटर से रिलेटेड या फॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन जैसे कुछ प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट करो। तो आपके पास मतलब आप चाहे तो यहाँ पे जीईएफ के पास अप्लाई करके कि हम लोग ऐसा ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, आप हमको फंडिंग दीजिए, तो दे विल गिव द फंड्स। ओके, उसके लिए फंडिंग वगैरह मिलेगी। ओके, तो फाइनेंशियल मैकेनिज्म किसके इसके लिए है? तो आपका सीबीडी के लिए है, यूएनएफसीसी के लिए है, यूएनसीसीडी के लिए। ये तीन तो इसी के साथ आए थे, तो इसके लिए इन तीनों के लिए तो है। इसके अलावा जो स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के है उसके लिए है, एंड लास्टली मिनीमाटा कन्वेंशन जो कि मर्क्यूरी पोल्यूशन से रिलेटेड है वो उसके लिए। ठीक है, तो ये आपके जो 5 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इन पांचों कन्वेंशन को ये फंडिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है।
इंडिया जीईएफ में डोनर भी रहा है और रेसिपिएंट भी रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एसिड रेन। ठीक है, इसको एसिडिफिकेशन कहते हैं या फिर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट में इसको काउंट किया जाता है एसिड रेन। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप लोगों को मैं सिंपल बताऊं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर फोटो के हिसाब से देखेंगे, मतलब क्या बोल सकते हैं, आप लोग डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आप देखिए, ये आपका एक्चुअल सोर्स रीजन है। ठीक है, जहाँ से आपका निकल रहा है, आपका जो एसिड्स है वो निकल रहा है। एक्चुअली में एसिड्स नहीं निकल रहा है, आपके जो एसिड रेन होता है ना, वो दो ही आपके पोल्यूटेंट से जो एक्टिवली काम करता है, SO2 मतलब SOX एंड NOx, मतलब इसके अंदर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो भी हो तो वो SOX लिखा जाता है। ठीक है, तो SOX और NOx जो है यही एक्टिवली काम करता है। ये दोनों आपके जितने भी आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, चाहे रिफाइनरीज ले लो, चाहे आपके केमिकल इंडस्ट्रीज ले लो, चाहे आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ले लो, किसी भी इंडस्ट्री को आप लोग ले लोगे तो मैक्सिमम उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो निकलता ही निकलता है। ठीक है, NO2 SO2 निकलता ही निकलता है। कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रहे हैं यार, क्या खा क्या क्या च्यवनप्राश खा लिए क्या? तो ये SO2 NO2 जो है, ये जब एयर में जाएगा, ठीक है, हवा में जब जाएगा तो वहाँ पे ऑलरेडी H2O जो है वो उनका वेट कर रहा है, मॉइस्चर जो है, वाटर जो है वो हमेशा उनका वेट कर रहा है। तो ये इनके साथ SO2 जब मिलेगा तो H2SO4 जैसे एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 जैसे आपके नाइट्रिक एसिड जैसे खतरनाक एसिड्स वगैरह ये बनाता है। तो आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि हाँ ये तो जलेगा, मतलब किसी चीज़ पे पड़ेगा तो जल जाएगा। एक्चुअली में जल जाता है ये, मतलब अगर प्लांट्स वगैरह के ऊपर पड़ता है तो जल जाता है, इंसानों के ऊपर पड़ता है तो उनके शरीर के ऊपर फफोले जैसा पड़ने लगता है, छोटी छोटी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, गंदा सा क्या बोलते हैं उसको, वो उभार आ जाता है उसमें से, फिर पस वगैरह निकलता है, बहुत गंदा होता है। ओके, मैंने तो देखा है, बहुत ही गंदा लगता है यार, बहुत गंदा लगता है। खैर उसमें नहीं जाएंगे। ये इसको कहा जाता है एसिड रेन। क्यों? क्योंकि आपका रेन के फॉर्म में क्या निकल रहा है, एसिड आ रहा है ना, दैट इज वाई इट इज नोन एज एसिड रेन। मतलब आपके बारिश हो रही है, आपको लगा कि हाँ हाँ बारिश हो रही है, वाह वाह वाह, चलो बाहर निकल के डांस करते हैं, जो भी गाना है वो गाना गा के, बरसों रे मेघा मेघा करके उसके ऊपर डांस करे, और पता चला कि जब आप घर पे आते हो तो थोड़े दिन के बाद उसके अंदर फिर फफोले वगैरह पड़ जाते हैं, आपको छोटे छोटे कीड़े, मतलब छोटे छोटे वो निकल जाता है, उसको क्या बोला जाता है, छोटी छोटी जो छोड़ी जो भी होता है उसके अंदर पस वगैरह निकला, बहुत गंदा रहता है। ठीक है, तो वो आपको हो जाता है, मतलब ये ऐसा एक्चुअली में होता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज एसिड रेन। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर देखना हो ना तो ये आपके जो पेड़ वगैरह होता है ना उनके ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। आप लोग अगर दिल्ली वगैरह या किसी अगर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब के आसपास रहना, जैसे आपके ये जमशेदपुर वगैरह के इलाके में रह रहे हैं, या फिर मथुरा में तो ऑयल रिफाइनरी सब बंद हो गए, जो आपकी ये अंकलेश्वर, गुजरात में अंकलेश्वर नाम का एक जगह है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे पता नहीं, वहाँ पे बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज है। वहाँ के आसपास अगर आप रह रहे होंगे ना तो बारिश में अक्सर एसिड रेन की बहुत संभावनाएं होती है। तो लोग अपने मतलब लोगों की जो छत होती है ना उसमें छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा एसिडिक होता है वो कि छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं। वहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना वो जल जाते हैं पूरी, मतलब लिटरली जल जाते हैं, उनके सारे के सारे प्लांट्स वगैरह, जो उनके जो पत्ते वगैरह होते हैं ना सब सूख जाते हैं, जल जाते हैं, उनमें छेद हो जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो ये एक्चुअली में इतना पावरफुल होता है ना कि मतलब अगर ये कंटिन्यूसली इसका इम्पैक्ट अगर किसी चीज़ के ऊपर पड़ता रहेगा ना थ्रू आउट द ईयर, तो वो पूरा का पूरा मतलब उसको राख होते देने लगेगा, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है ये, बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो आपके जो व्हीकल्स हैं, आपके जो क्या बोलते हैं छोटे मोटे फैक्ट्रीज वगैरह हैं या बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनसे जो पोल्यूशन निकल, आपके घरों से भी कई सारा आपके पोल्यूटेंट्स वगैरह निकलता है आपके। हालांकि अब तो मैक्सिमम घरों में सब LPG वगैरह यूज़ करने लगे, नहीं तो फिर आपके जो पहले वुड और काउडंग वगैरह होते थे तो उसमें से SO2 NO2 निकलने के चांसेस भी रहते थे। ओके, या जिनके घरों में कोयला वगैरह का उपयोग किया जाता है आज भी हीटिंग वगैरह के लिए या फिर खाना वगैरह बनाने के लिए, तो वहाँ पे NO2 SO2 होने निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एयर में जाएगा, एयर के अंदर आपका वाटर वेपर के साथ ये कंबाइन करेगा, जो वाटर वेपर आपका इवेपोरेट होके आ रहा है उसके साथ ये कंबाइन करेगा, आ जाएगा ये बादल के अंदर, और वहाँ से जब ये कहीं पे गिरेगा बारिश के रूप में तो वहाँ पे क्या करेगा, एसिड रेन पैदा करेगा। ठीक है, इसीलिए कहीं कहीं पे कहा जाता है कि भाई पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए। कहीं कहीं पे लोग कहते हैं ना कि पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, पहली बारिश में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए, भीगना नहीं चाहिए। ठीक है,
और बहुत लोग इसका उल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है, आप कहाँ पे रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके आसपास का वातावरण बहुत दूर दूर तक, काफ़ी दूर तक एकदम मस्त, मतलब हरियाली भरा है, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज वगैरह नाम की भी नहीं है, बहुत ही कम है, तो ऐसे रीजन में आप पहली बारिश में क्या, हर बारिश में नहाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा कोई रीजन है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह आसपास है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज फंक्शनिंग है और बहुत धुआं हवा में छोड़ती है, तो प्लीज़ अवॉइड सच टाइप ऑफ फर्स्ट रेन जो होते हैं उसको अवॉइड कीजिएगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन यही है। एसिड रेन इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो लगभग इतना होता है, ठीक है। इससे कम का हो सकता है लेकिन एटलीस्ट इतना होता है। तो 7 के नीचे कुछ भी पीएच होता है तो आप लोगों को पता होगा एसिडिक होगा, और 7 के ऊपर जो भी होगा वो बेसिक होता चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल द थिंग विच यू शुड नो अबाउट द एसिड रेन, या इसको एसिडिफिकेशन ऑफ द रेन भी कहा जाता है, या फिर आप इसको हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एयर पोल्यूशन में भी इनकॉर्पोरेट करते हो, ओके। तो इसके गैसेस वगैरह तो मैंने बता दिया, सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो सारे के सारे, उनके सोर्सेस वगैरह क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा आइडिया तो आप लोग को खुद ही हो गया होगा, बाकी आप लोग इसमें देख लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन ये आपका लास्ट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए यूट्रोफिकेशन से जुड़ता हुआ एक और चीज़ है जिसका नाम है एल्गल ब्लूम, ठीक है। एल्गल ब्लूम ये यूपीएससी पूछ चुका है, यूट्रोफिकेशन और एल्गोरिथम, तो आप लोगों को पता होना। इसको हाइपरट्रॉफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। हाइपरट्रॉफिकेशन या फिर यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन मोस्टली इसके हर जगह पे आप लोग मिल जाएगा, हाइपरट्रॉफिकेशन बहुत कम जगह जगह पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन कॉजेज की वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, लेकिन देयर आर चांसेस कि ये क्या बोलते हैं नेचुरल कॉजेज की वजह से भी हो सकता है, बट दैट इज वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही कम है, ओके। नेचर अपने आप को खुद ही संभाल सकती है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो डिस्टर्ब होती है, ये तो आप लोगों को पता होगा, ओके। तो इसमें क्या होता है ना, आप समझिए, ये आपको दिखाता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये आपका फार्म है, ठीक है। ये आपका फार्म है, आपने खाद लाया, फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह लेके आए, और आपने फार्म में उसको एज ए इनपुट फर्टिलाइजर की तरह उसको डाल दिया कि चलो अब तो मेरा अच्छा खासा उगाई होगा। लेकिन अब ये सॉरी, मोस्टली ना जितने भी आपके फर्टिलाइजर होते हैं सॉरी, कुछ गले में फंस गया, वहाँ पे कुत्ते चिल्ला रहे हैं, यहाँ पे मेरा गला फंस रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। दया यूरिया कैसे किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इसका भी एक मेथड है। मतलब हर एक फार्म के अंदर आप ऐसे जैसे हमारे किसान भाई बंधु लोग को पता नहीं होता है कि यूरिया कितना कहाँ, मतलब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है वो कहाँ कहाँ कितना कितना अप्लाई किया जाता है। तो जनरली यूरिया बहुत ही सस्ता मिलता है, तो मतलब सब्सिडी देने के बाद सस्ता हो जाता है। तो वो दैट इज़ वाई जो आपके किसान बंधु बंधु होते हैं वो क्या करते हैं कि यूरिया लेके आते हैं और सिर्फ उसका मतलब एक बड़ा सा बैग लेते हैं, उसके अंदर यूरिया भर के रखते हैं, एंड दे स्प्रेड इट ऐसे ऐसे। आपने उन्होंने देखा होगा कि वो सीधा फेंकते चले जाते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना कि सपोज कीजिए कि उन्होंने काफ़ी सारा फेंक दिया, उन्होंने फेंक दिया 5 किलो के आसपास फार्म में फेंक दिया, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट 1 kg या 2 kg ही मैक्सिमम थी, ठीक है। तो एक्सेस जो यूरिया होगा ना, जब इसमें पानी देंगे ना तो वो यूरिया उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। यूरिया उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो जब ये एक्सेस पानी को वॉश आउट कर दिया जाएगा, ये पानी जब बाहर निकल जाएगा या लीचिंग के थ्रू अगर जमीन के अंदर से चला गया, और आसपास कोई भी अगर वाटर बॉडी है, ठीक है, मतलब स्टैग्नेंट वाटर बॉडी होना चाहिए। अगर फ्लोटिंग वाटर बॉडी जैसे रिवर अगर होगा तो जनरली इसका इफेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर स्टैग्नेंट पॉन्ड वगैरह है, बड़ा सा लेक वगैरह है, तो उसके ऊपर इसका इफेक्ट आसानी से देखे जा सकता है, ओके। तो ये रन ऑफ जो है, जो मतलब जिसके साथ नाइट्रोजन भी है और पानी भी है, ठीक है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो आपका यूरिया था वो भी इसके अंदर चला आ रहा है, और साथ ही साथ ये वाटर जो है वो भी चला आ रहा है, ठीक है। तो ये जब जाएगा आपका वाटर बॉडी के अंदर, जब जाएगा तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर क्या करेगा, यहाँ पे जो ऊपर तैरते हुए जो एल्गेज होंगे ना, उनको ये खाना देने का काम करेगा, ठीक है। खाना देने का काम करेगा। इस खाने को खा के आपके जो एल्गेज होंगे वो क्या करेंगे, ब्लूम करना स्टार्ट करेंगे। ब्लूम मतलब बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, मतलब अभी उनके पास खाना कम था तो वो बहुत ही कम थोड़े एरिया में बसे थे, ठीक है। बहुत ही ज़रा सा जितना उनको खाना मिला था उतने से वो सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, इनके पास एक्सेस खाना आ गया, बाहर से बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर आ गया, तो ये क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट करेंगे, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ऐसे वो मतलब रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए
ऐसे हो जाते हैं, मतलब आपका ये पूरा का पूरा पॉन्ड जो है उसके ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन, ये आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पे, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब ये कितना गंदा, ये एक्चुअली एल्गे है, पूरा का पूरा कवर कर लेता है आपके पूरा जो क्या बोलते हैं टॉप लेयर ऑफ द वाटर होगा, उसको वो पूरी तरीके से कवर अप कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका सनलाइट है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, एल्गे खाना आया, ठीक है, उन्होंने सनलाइट ले लिया और अपना मतलब सर्वाइवल उन लोग का एक्सेस होते चला गया, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। वो क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होगा पॉन्ड का पूरी तरीके से वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है, और ये सनलाइट को ब्लॉक कर देंगे, सनलाइट नीचे जाएगी नहीं। तो नीचे जो आपके छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स है जो खाना बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे प्लांट्स हैं जो खाना बनाते हैं, उन लोग के पास सनलाइट नहीं आ रहा, उन लोग के पास सनलाइट नहीं आ रहा, तो वो क्या करेंगे, वो मरना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उनके पास सनलाइट नहीं आने वाला तो वो मरना स्टार्ट कर देंगे। अदर थिंग, जो सनलाइट है वो एक और काम करता है इसके अंदर, ऑक्सीजन का मिक्सिंग का काम करता है। कैसे मिक्सिंग का काम करता है, ये जो सनलाइट है वो जब आपके प्लांट्स वगैरह के ऊपर पड़ता था तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करते थे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते थे। ये फोटोसिंथेसिस के लिए उनको क्या किस चीज की जरूरत थी, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, और वो रिलीज क्या करते थे, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने अंदर पानी के अंदर मिक्स करवाते थे जानबूझ के, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करे तो वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता था कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास जाता था और इससे रिलीज इन लोग करते थे ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आपके फिशेस को मिलता था, ये फिशेस को आपके मतलब इंसानों को भी मिलता था, लेकिन फिशेस वगैरह को बहुत ज़्यादा मिलता था। तो ये फिशेस के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब क्या हो गया, अब सनलाइट ब्लॉक हो गया पूरी तरीके से, ये आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे वो मर गए, जो आपके प्लांट्स वगैरह थे पानी के अंदर वो तो मर गए। अब ये मर गए तो आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा, और बीओडी जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वाटर का, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा जब पानी के अंदर कम होगी तो बीओडी जो होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके, ये जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जाएगा फिशेस मरती चली जाएंगी, और जितना फिशेस मरेंगी और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगा वो और बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उनको डिकम्पोज करने के लिए जो डेट्रिशियस हैं, जो आपके डिकम्पोजर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो उसको खाने का काम करेंगे, लेकिन उनको भी चाहिए ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको डिकम्पोज करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि वो पूरा का पूरा जो लेयर है वो एल्गेस ने कवर अप करके रखा है, और कहीं से भी सनलाइट नहीं आ रही है, कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं आ रहा, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रहा। दैट इज वाई ये पूरा का पूरा जो डिकम्पोजिशन का काम होता है वो भी स्टॉप हो जाता है, और बीओडी एक लेवल पे जाके अपने टॉप मोस्ट लेवल पे जाके वो मतलब एकदम खत्म हो जाता है, और पूरा का पूरा पानी जो होता है वो सड़ने लगता है, एक्चुअली में बदबू आने लगती है। ये पूरा जो पानी होगा ना, वो उसको कहते हैं कि पानी सड़ने लगा है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है, एकदम गंदा बदबू आता है, मतलब दूर से भी आप लोग जाओगे तो एकदम गटर की बदबू आएगी। ठीक है, तो ये यूट्रोफिकेशन का यूट्रोफिकेशन की वजह से हो रहा है। मतलब आपका एक अच्छा चीज था, मतलब फर्टिलाइजर आपने खाद खाद को अपने फार्म में डाला और उससे आपको काफी सारा उपज हुआ, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो रहा है देख रहे हैं, आपके आसपास के लोकल जो आपके वाटर पॉइंट्स वगैरह थे उनके अंदर कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, और उनकी डेथ हो गई, काफी मतलब फिशेस वगैरह की डेथ हो गई, जो अंदर के फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह थे उनकी डेथ वगैरह हो गई। ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूट्राफिकेशन। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया, ये तीनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि इकोलॉजी का ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम लोग सीधा शिफ्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। इंटरनेशनल रिलेशन पहले हम लोग नेबर्स वगैरह पढ़ेंगे, वो सब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप के प्लेलिस्ट में मैं आप लोग को बता दूंगा। खैर, इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू, चलिए।